मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम की डेट आ ही गई है, ये समझिए। अब दिन दूर नहीं रह गए हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे एग्ज़ामिनेशन को भी आधार बना करके कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, और ख़ासकर उन बातों को तो शेयर करना ही चाहिए जिनके प्रति मेरा मन कुलबुला रहा है और मेरी इच्छा हो रही है कि नहीं, ये बातें तो आप तक मैं पहुंचा ही दूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं सी सेट के पेपर की रणनीति के बारे में, कि जो प्री 2026 के एग्ज़ाम में सी सेट का पेपर आप देंगे, उसके लिए आपकी इनफैक्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, जब मैं आपको रणनीति बताने जा रहा हूं तो मैं ये मानकर बिल्कुल नहीं चल रहा हूं कि आपको इसके बारे में कोई भी बात मालूम नहीं है। आप बहुत बातें जान रहे होंगे, लेकिन होता यह है कि जब हम किसी बात के बारे में जान रहे होते हैं, किसी रणनीति के बारे में हमें मालूम रहता है, लेकिन जब कोई दूसरा भी उसे ओके कर देता है तो उस पर हमारा विश्वास और गहरा हो जाता है। और जब हमारा विश्वास किसी पर बहुत गहरा हो जाता है, सच पूछिए, तो तभी वह हमारे आचरण में उतर पाता है। तो आप इस रूप में भी मेरे इस लेक्चर को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, अब कम से कम आप सब उस स्थिति में आ गए हैं जबकि सी सेट के पेपर को सरल मानने की भूल करने का विचार आप सब छोड़ चुके हैं। एक समय ऐसा था जबकि सी सेट पेपर को लोग बहुत आसान समझते थे। अपेक्षाकृत अभी की तुलना में वो आसान था भी, लेकिन उतना आसान नहीं था कि उसे आसान समझा जाए। और उसका नतीजा ये होता था कि बहुत से एस्पिरेंट्स लुढ़क जाते थे और उस समय चौंक उठते थे कि अरे, ये क्या हो गया। अब कम से कम शायद ही कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जो इसे आसान समझता हो। सच पूछिए तो इसे ज़रूरत से ज़्यादा कठिन समझने लगे हैं, और है भी। देखिए, जब हम सी सेट के बारे में बात करते हैं तो सीधे सीधे हमारे सामने एस्पिरेंट्स के 2 वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग वह है जिसकी बैकग्राउंड साइंस की रही है, और साइंस में ही आप शामिल कर लीजिए कि कुछ कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, कुछ एमबीए के स्टूडेंट रहे हैं, इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन की जब लिस्ट आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होने वाले वे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होता है। इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड होने का मतलब है मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड का होना। और जाहिर है कि सी सेट के पेपर को जो विषय सबसे कठिन बनाता है वह मैथमेटिक्स का ही विषय है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या कम होती चली जा रही है और मैथमेटिक्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और मैथमेटिक्स में भी जो एक सामान्य गणित होता है, जैसे ब्याज पर प्रश्न पूछ लिया गया, प्रतिशत पर प्रश्न पूछ लिया गया, औसत पर प्रश्न पूछ लिया गया, इनकी संख्या काफ़ी कम होती चली जा रही है और क्वांट से जुड़े हुए प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और जाहिर है कि यह मैथमेटिक्स के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको बहुत सूट करती है। तो मेरी जो ये आज की बातें हैं वह इनके लिए नहीं है, इसलिए कि इनके सामने कोई समस्या ही नहीं है। मैंने तो यहाँ तक पाया है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, और जब उनसे मैंने सी सेट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बस हमने तो 40 क्वेश्चन सर सॉल्व कर लिए थे, 35-40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले। तो मैंने कहा कंप्रहेंशन के बारे में क्या किया? तो बोले नहीं सर, कंप्रहेंशन का तो हमने टच ही नहीं किया, वो समझ में भी नहीं आते हैं, बड़े कठिन भी होते हैं, और हमने तैयारी भी नहीं की थी। सोचा कि मैथमेटिक्स वाला कर ही लेंगे तो बस वहाँ से हमारा काम चल जाता है, और चल भी गया। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए है, और ज़बरदस्त रूप से प्रॉब्लम है जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड्स के हैं। तो दोस्तों, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं तो डेफिनेटली मेरा यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब देखिए आपको करना क्या है। आप इससे पहले
जनरल स्टडीज़ का पेपर दे चुके होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं 120 मिनट में। और अब ध्यान रखिएगा, थोड़े से गैप के बाद समय उतना ही है 120 मिनट, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या घटकर 80 हो गई है। दिमाग में रखिएगा इस बात को। सामान्यतः जो 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए हैं तो उसकी गणना दिमाग में अटकी रहती है। अभी आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन क्या सच में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं, इसे भी करेक्ट कीजिए। आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपका मैथमेटिक्स क्या है? आपको केवल क्वालिफाई होना है, इसे क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए आपके 27 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए माइनस मार्किंग के बाद। यहां एक बात मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आप जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर दे रहे होते हैं तो अनुमान के आधार पर भी आप उत्तर दे देते हैं, क्योंकि वो पढ़ा हुआ सा लगता है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पढ़ा था, ये है। उसमें आप कुछ इस तरह की गणना करके अनुमान लगा लेते हैं और ज़्यादातर अनुमान सही निकल जाते हैं। लेकिन सी सेट में ऐसा मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि लॉजिकल क्वेश्चंस अब कम हो रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अनुमान के आधार पर सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि बुद्धिमत्ता की बात होगी। फिर आप क्या करेंगे? तो आप केवल शुरू में, आप जब पेपर पढ़ेंगे तो आप 40 क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए, गणना के रूप में, कैलकुलेशन के रूप में, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 40 भी आपको सॉल्व नहीं करने हैं। जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 35 क्वेश्चंस मैक्सिमम। देखिए, इधर आप सॉल्व करते चले जा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस सही हैं, हम ये मान करके चलेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस सही हैं। और आपकी रणनीति इसी तरह की होनी भी चाहिए कि मैं उन प्रश्नों को ही सॉल्व करूंगा जो मेरे समझ में आ रहे हैं और जिनके सही होने की संभावना एटलीस्ट 90% तो है ही। और जो भी क्वेश्चन आपको थोड़े से कठिन लग रहे हैं, जटिल से लग रहे हैं, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल तुरंत छोड़ दीजिए, उनमें समय वेस्ट मत कीजिए। तो आपका जो फाइनल कैलकुलेशन बनेगा वो होगा 35 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। आप रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप 40 क्वेश्चन भी लेते हैं, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट का समय है और आपको इसका इस्तेमाल इसी तरह से करना चाहिए। यानी कि आपका जो टोटल फोकस होना चाहिए उन प्रश्नों पर होना चाहिए जिन्हें आप सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर भी लेंगे। दोस्तों, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो खासकर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के हैं तो देखिए, आपके लिए जो सबसे सरल पोर्शन हो सकता है, जो आपकी मदद कर सकता है, वह कंप्रिहेंशन का ही पोर्शन है। और कंप्रिहेंशंस के प्रश्नों की संख्या इतनी होती है कि यदि आपने उन्हें सही सही सॉल्व कर लिया तो आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्रिहेंशंस के क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व कर लेना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत मुश्किल की बात नहीं है, बशर्ते कि आप उनके साथ थोड़ा सा जूझें। और जूझने से पहले आप बाकायदे उनकी प्रैक्टिस करें। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। सी सेट की तैयारी के लिए मैं स्पेशली आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपको कंप्रिहेंशंस की प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, कितना उनका रिवीजन कर लेंगे, उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप कंप्रिहेंशन का रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने का मतलब नहीं कि कुछ याद करना, याद करने के लिए तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप वाक्यों के शेड को समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि एक जो अंश है उसकी आत्मा कहाँ होती है, कैसे उसकी आत्मा तक पहुंचा जाता है। फिर उनके जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उन ऑप्शंस पर आप विचार कीजिए और गंभीरता से विचार कीजिए। इस रूप में विचार कीजिए कि ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शंस में मुझे किस तरीके से उलझाने की कोशिश की जा रही है।
उन उलझाओं के शेड्स को पकड़िए कि यार जो कंप्रहेंशन है वो तो बहुत कठिन नहीं है, वो समझ में भी लगभग लगभग आ रहा है। तो फिर ये ऑप्शन में उलझाव क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि ऑप्शन में उलझाव इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्रहेंशन पर आपकी कमांड अभी बहुत अच्छी बनी नहीं है। यहाँ मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको कंप्रहेंशन का हिंदी पोर्शन थोड़ा सा कठिन लग रहा है या कोई वाक्य कठिन लग रहा है तो आप अंग्रेजी से उसका मिलान कर लें। हो सकता है कि अंग्रेजी वाले अंश को पढ़ने के बाद आपको ये जो हिंदी वाला अंश है थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्रहेंशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, देखिए नाम ही उसका बोधगम्यता, वो अर्थगम्यता नहीं है, बोधगम्यता है। अर्थ से आगे जाकर के आपको समझना होगा। तो जब तक आप उसे इस लेवल पर जाकर के समझ नहीं पाएंगे तब तक यहां भी आप गलतियां कर बैठेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन कोशिश कीजिए कि यह प्रैक्टिस किसी के निर्देशन में हो। आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी कमियों को पकड़ सके। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई उत्तर दिया और वह उत्तर गलत हो गया, तो ये नहीं कि गलत हो गया और आपने संख्या कैलकुलेट कर लिया और इतने सही हो गए इतने गलत हो गए। नॉट एट ऑल। आपको मालूम होना चाहिए और बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मेरा यह गलत क्यों हुआ। इसके लिए निर्देशन की जरूरत है। आप खुद भी अपना निर्देशन कर सकते हैं या किसी की मदद भी ले सकते हैं। और यदि इस पोर्शन को आपने बहुत पुख्ता कर लिया तो फिर सी सेट से डरने की कोई बात दोस्तों नहीं है। तो बस ये थोड़ी सी बातें मुझे आप सबसे सी सेट के बारे में करनी थी। इस विषय पर दोस्तों बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।